हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम रूह का सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मन्नत नींद के आगोश में जाने लगी थी, अनजान इस बात से कि जयवर्धन सिंघानिया की बर्बादी के बाद रणविजय का यह पजेसिवनेस अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जहां मन्नत की हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह शेखावत का अडिग पहरा था। सुबह की पहली मध्यम और सुनहरी रोशनी जब बेडरूम की भारी सिल्क कर्टन्स के को पार करते हुए बिस्तर पर बिखरी तो मन्नत की पलकें धीरे से खुली। उसके पूरे शरीर में रात के उस गहरे थका देने वाले स्पर्श का एक मध्यम सा नशा और भारीपन अब भी मौजूद था। उसने जैसे ही करवट बदलने की कोशिश की, उसकी पतली कमर पर लिपटे उस भारी सोने के इलेक्ट्रॉनिक्स कमरबंद और पैरों की भारी एंकलेट्स की खनक ने कमरे के सन्नाटे को तोड़ दिया। मन्नत ने अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन के उस हिस्से को छुआ जहां रणविजय के होठों का वह सुर्ख और गहरा लब वाइट का निशान अब भी सुलग रहा था। उसने अपनी हिरनी जैसी आंखें घुमाकर बिस्तर के दूसरी तरफ देखा, लेकिन रणविजय वहां मौजूद नहीं था। बिस्तर की चादर पर उसकी फौलादी काया की सिलवटें अब भी वैसे ही बनी हुई थी और हवा में उसकी सिग्नेचर मस्क कोलन और सिगरेट के धुएं की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। मन्नत बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके लंबे घने काले बाल उसके कंधों से फिसलते हुए उसकी कमर की सोने की चैन को छुपा रहे थे। उसके चेहरे पर कल रात की उस क्लोजनेस की वजह से एक अजीब सा संकोच और उलझन थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान से वह अपनी वजूद की हर एक सांस से नफरत करती है, उसके इतने करीब आने पर उसका दिल इस कदर बेबस क्यों हो जाता था। तभी बेडरूम के अटैच्ड ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला और रणविजय सिंह शेखावत बाहर निकला। वह अपने 3 पीस नेवी ब्लू कॉर्पोरेट सूट में पूरी तरह से तैयार था। उसके बाल परफेक्टली सेट थे और उसका 6 फीट 2 इंच का टॉल मस्कुलर फिगर सुबह की इस लाइट में और भी ज़्यादा प्रभावशाली और कड़क लग रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही कोल्ड कैलकुलेटिव शांति थी, लेकिन जैसे ही उसकी गहरी काली आंखें बिस्तर पर बैठी मन्नत के उस बिखरे हुए मासूम वजूद पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा और पजेसिव सुकून फैल गया। वह भारी सटे हुए कदमों से चलता हुआ बिस्तर के पास आया। उसके लेदर के जूतों की थाप मार्बल्स के फर्श पर किसी कमांड की तरह गूंज रही थी। वह मन्नत के बिल्कुल सामने बिस्तर के कोने पर बैठ गया। उसने मन्नत के चेहरे को अपनी हथेलियों में फ्रेम करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार मन्नत ने अपना चेहरा पीछे नहीं हटाया। वह चुपचाप उसकी आंखों की उस जलती हुई दीवानगी को देखती रही। गुड मॉर्निंग मिसेस शेखावत। रणविजय की आवाज़ सुबह के सन्नाटे में बेहद भारी, गहरी और मदहोश कर देने वाली थी। उसने अपनी उंगली की नोक से मन्नत की गर्दन पर बने उस लव वाइट के निशान को बेहद कोमलता से ट्रेस किया, जिससे मन्नत के पूरे शरीर में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। कल रात जयवर्धन सिंघानिया का पूरा वजूद इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हमेशा के लिए वैनिश कर दिया गया है। अब इस पूरी इंडस्ट्री में या इस पूरे शहर में किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो मेरी इस जागीर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मन्नत ने एक लंबी थकी हुई सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी मैच्योरिटी थी। तुमने जयवर्धन को तो रास्ते से हटा दिया रणविजय, लेकिन तुम खुद को इस पिंजरे से कैसे आज़ाद करोगे? तुम मुझे इस कमरे के भीतर जितनी सख्ती से लॉक करते जा रहे हो, तुम्हारा यह पागलपन तुम्हें उतना ही ज़्यादा इनसिक्योर बना रहा है। तुम मुझसे मेरी आज़ादी छीन चुके हो। अब और क्या बाकी है? रणविजय के होठों पर एक बेहद डार्क और पजेसिव स्माइल उभर आई। उसने मन्नत के गालों पर बिखरी बालों की एक रेशमी लट को उसके कान के पीछे किया। बाकी? मन्नत, अभी तो पूरा जीवन बाकी है। तुम्हारी हर एक सांस पर जो मेरा नाम लिखा है, उसे इस पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियल करना बाकी है। आज दोपहर मैं तुम्हें इस मेंशन से दूर एक बेहद सेफ, प्राइवेट और आइसोलेटेड विला में शिफ्ट कर रहा हूँ। जयवर्धन की इस आखिरी छाल के बाद मैंने यह डिसाइड किया है कि तुम्हें इस शहर की इस गंदी हवा और मीडिया के
कैमरों से पूरी तरह दूर रखा जाए। तुम सिर्फ मेरी उस सीक्रेट आइलैंड विला में रहोगी जहाँ सिर्फ तुम होगी, तुम्हारी ये पायल की आवाज़ होगी और मेरी यह परछाई होगी। यह सुनते ही मन्नत का दिल यह सोचकर जोर से धड़कने लगा कि रणविजय उसे इस मेंशन से भी दूर किसी ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ से भागने का रास्ता सोचना भी नामुमकिन था। नहीं रणविजय, मैं इस मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इस तरह पूरी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ नहीं कर सकते। नीचे दाई माँ है, यहाँ कम से कम मुझे यह एहसास होता है कि मैं इंसानों के बीच हूँ। तुम मुझे किसी अनाप जगह पर नज़रबंद नहीं कर सकते। मैंने कहा ना मन्नत, यह मेरा फाइनल डिसीजन है। रणविजय की आवाज़ में एक ऐसा अडिग हुक्म था जिसे टालने की औकात इस पूरी कायनात में किसी के पास नहीं थी। उसने झटके से अपना स्मार्टफोन निकाला जहां मन्नत की कमर के कमरबंद का लाइव डिजिटल सिग्नल स्टेबल शो हो रहा था। उसने रुद्र को सीधे लाइन पर लिया। रुद्र, हेलीपैड पर प्राइवेट चॉपर रेडी रखो और विला की सिक्योरिटी ग्रिड को मैक्सिमम लॉकडाउन पर सेट कर देना। हम दोपहर 2 बजे तक वहाँ पहुँच रहे हैं। जी सर, सारे अरेंजमेंट्स पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ से रुद्र ने अपनी सख्त और प्रोफेशनल आवाज़ में कंफर्म किया। रणविजय ने फ़ोन जेब में रखा, मन्नत के माथे पर एक गहरा अधिकार जताने वाला चुम्बन दिया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बायोमेट्रिक लॉक के बंद होने की बीप आवाज़ के साथ ही मन्नत बिस्तर पर ढह गई। वह जानती थी कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां रणविजय की प्यार और उसके जुनून की दीवारें हर गुजरते दिन के साथ और भी ज़्यादा सक्रिय और ऊंची होती जा रही थी। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे। मन्नत ने दाई माँ के बहुत कहने पर एक बेहद खूबसूरत वाइट कलर का जॉर्जेट सूट पहना था जिसके बॉर्डर्स पर सिल्वर थ्रेड वर्क था। जब वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो कपड़ों के नीचे उसकी पतली कमर पर कसा हुआ वह भारी सोने का कमरबंद साफ महसूस हो रहा था। दाई माँ कमरे के भीतर पैकिंग के सामान के साथ खड़ी थी और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। छोटी बहू, बाबा तुम्हें इस हमेली से भी दूर ले जा रहे हैं। दाई माँ ने रोते हुए मन्नत के हाथों को चूम लिया। मैं जानती हूँ कि वे यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर बाबा के दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उस अनाम विला में तुम्हारे पास बात करने के लिए यह बुढ़िया भी नहीं होगी। तुम अपना ख्याल कैसे रखोगी बच्ची? मन्नत ने दाई माँ के आंसू पोंछे और उन्हें अपने गले से लगा लिया। दाई माँ, आप फिक्र मत कीजिए। उस शैतान ने मेरे पैर की बेड़ियों और कमर की इस चैन का कंट्रोल भले ही अपने फ़ोन में रख लिया हो, लेकिन वह मेरी इस हौसले को कभी नहीं तोड़ पाएगा। आप बस मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। उन्हें कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बेटी किस नरक में जी रही है। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और रणविजय पूरे रौब के साथ भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे रुद्र और 4 हथियारबंद पर्सनल कमांडोज खड़े थे। रणविजय ने मन्नत का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को पहले मजबूत हथेली के बीच भींचा और उसे लगभग खींचते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगा। मन्नत के पैर की भारी पायल की रुनझुन आवाज़ हवेली की सीढ़ियों पर एक आखिरी बार किसी विदाई के गीत की तरह गूंज रही थी। मैंसन के पिछले हिस्से में बने वीआईपी हेलीपैड पर शेखावत इंडस्ट्रीज का आलीशान प्राइवेट चॉपर पहले से ही स्टार्ट खड़ा था, जिसकी रोटन्स की आवाज़ पूरे आसमान को गुंजा रही थी। रणविजय ने मन्नत को चॉपर के भीतर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठकर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया। चॉपर जैसे ही हवा में ऊपर उठा, मन्नत ने खिड़की के बाहर देखा जहाँ पीछे छूटता हुआ शेखावत मैंसन किसी छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। वह इस शहर से, अपनी माँ की प्राइवेसी से और अपनी बची कुची दुनिया से बहुत दूर एक नए और डार्क पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी। करीब 2 घंटे के हवाई सफ़र के बाद चॉपर समुद्र के बीचों बीच बने एक बेहद खूबसूरत, आलीशान और पूरी तरह से आइसोलेटेड प्राइवेट आइलैंड के विला पर जाकर लैंड हुआ। वह विला शेखावत साम्राज्य का वह सबसे गुप्त ठिकाना था जिसके बारे में सिवाय रुद्र के किसी भी बाहरी इंसान को कोई जानकारी नहीं थी। विला के चारों तरफ नीले समंदर का पानी था और बाउंड्री पर आधुनिक इंफ्रारेड सेंसर और लेजर वॉल्स एक्टिव थी। रणविजय मन्नत के चॉपर से लेकर बाहर आया। समंदर की ठंडी और नम हवा मन्नत के चेहरे से टकराई, जिससे उसके लंबे काले
बाल हवा में उड़ने लगे। रणविजय से लेकर बिला के भीतर दाखिल हुआ। बिला के भीतर का नज़ारा किसी जन्नत जैसा आलीशान था, लेकिन मन्नत के लिए वह एक और सुनहरी कब्र थी। रणविजय उसे सीधे विला के मेन मास्टर बेडरूम की तरफ ले गया, जिसकी विशाल कांच की दीवार से सीधे समंदर का पूरा नज़ारा साफ दिखाई देता था। रणविजय ने रुद्र को बाहर ही रुकने का इशारा किया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वह मुड़ा और मन्नत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने मन्नत के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और इस बार उसकी आंखों में कॉर्पोरेट किंग का वह कड़कपन पूरी तरह गायब था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जुनूनी भूखा और पागलपन आशिक था। वेलकम टू योर न्यू वर्ड्स मन्नत, रणविजय ने मन्नत के चेहरे पर झुकते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। यहाँ इस आइलैंड पर, इस समंदर के बीच तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई तीसरा वजूद नहीं है। तुम चाहकर भी अब यहाँ से भागने की कोशिश या फिर भागने की सोच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ इस रणविजय का पहरा है। मन्नत ने अपनी नज़रें उसकी आंखों में गड़ा दी। तुमने मुझे पूरी तरह से कैद कर लिया रणविजय, लेकिन याद रखना, तुम इस आइलैंड की लेज़र वॉल्स से मेरे जिस्म को तो रोक सकते हो, लेकिन कल रात जो क्लोजनेस हमारे बीच थी वह तुम्हारी इस बंदिश की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बेबसी की वजह से थी। रणविजय के होठों पर एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली मुस्कान उभर आई। उसने मन्नत की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना चेहरा और नीचे झुकाया। इस बार उसके मूव्स में एक बिल्कुल अलग, बेहद जेंटल, लेकिन उतनी ही वाइल्ड और हावी हो जाने वाली कोरियोग्राफी थी। उसने अपने होंठ सीधे मन्नत के होठों के ऊपरी कॉर्नर पर रखे और अपनी जीभ की नोक से मन्नत के होठों की गुलाई को बेहद आहिस्ता से सहलाना शुरू किया। मन्नत के पूरे वजूद में एक नया अनजाना सा करंट दौड़ गया। रणविजय ने मन्नत के दोनों होठों को एक साथ अपने मुंह के भीतर भरा और उन्हें बहुत ही सदे हुए स्लो फ्लो में सक करने लगा। वह मन्नत के निचले होठों को अपने दांतों के बीच धीरे से होल्ड करता, फिर उसे छोड़ते हुए उसके ऊपरी होठ की नमी को पूरी शिद्दत से चूमने लगता। मन्नत की सांसें उखड़ने लगी थी। उसका हाथ रणविजय की सिल्क सूट के कॉलर्स पर कस चुका था। रणविजय ने मन्नत को बिस्तर की मखमली चादर पर पीछे की तरफ झुका दिया। उसके घुटनों तक लंबे काले बाल पूरे सफ़ेद गद्दे पर बिखर गए। रणविजय ने अपने होठों को मन्नत के होठों से थोड़ा सा अलग किया और अपनी गर्म सांसों को मन्नत के चेहरे पर छोड़ते हुए उसकी ठुंडी से नीचे बढ़ा। उसने मन्नत के कानों के पीछे के नाजुक हिस्से को अपने होठों से चूसा और फिर मन्नत की लंबी गोरी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। उसने मन्नत की कॉलर बोन के पास अपनी जीभ से एक छोटी सी गीली लकीर बनाई और फिर वहाँ बेहद पैशनेट अंदाज में सक करना शुरू किया। मन्नत के मुंह से एक दबी हुई बेहद मदहोश कर देने वाली सिसके निकली। उसकी कमर का वह भारी सोने का कमरबंद और उसके पैरों की पायल बिस्तर के गद्दे से रगड़ खाकर एक तीखी खनक पैदा कर रही थी, जो समंदर की लहरों के शोर के बीच उनकी इस डार्क क्लोजनेस की एक नई और मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख रहे थे। रणविजय मन्नत के पूरे वजूद को अपनी इस दीवानगी के नशे में पूरी तरह से सरोबार कर रहा था और मन्नत अपनी आंखें बंद किए हुए इस स्लो बर्न लव मेकिंग के सामने एक बार फिर पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी। काफ़ी देर बाद जब रणविजय ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा तो दोनों की हैवी ब्रीदिंग कमरे की खामोशी को चीर रही थी। मन्नत के होंठ लाल और पूरी तरह से गीले हो चुके थे और उसकी गर्दन पर रणविजय के होठों का नया सुर्ख निशान साफ चमक रहा था। रणविजय ने मन्नत को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सीक्रेट आइलैंड विला के मास्टर बेडरूम की विशाल कांच की दीवार के पार समंदर का पानी सुबह की तीखी धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। लहरें जब एक के बाद एक आकर विला की चट्टानी बाउंड्री से टकरा रही थी तो उनकी गूंज कमरे के भीतर पसरे सन्नाटे को और भी ज़्यादा गहरा बना रही थी। मन्नत बिस्तर पर करवट लेकर लेटी हुई थी। उसके घुटनों तक लंबे घने काले बाल सफ़ेद कॉटन की चादर पर एक खूबसूरत आंचल की तरह बिखरे पड़े थे। समंदर की नम हवा जब खिड़की के खुले हिस्से से होकर उसके चेहरे को छूती तो उसके माथे पर बिखरी लटें हल्की सी हरकत करने लगती। मन्नत ने अपनी बड़ी हिरनी जैसी आंखें धीरे से खोली। उसके पूरे वजूद में कल रात के उस गहरे स्लो बर्न स्पर्श का एक अजीब सा नशा और भारीपन अब भी वैसे ही जमा हुआ था। उसने
उसने जैसे ही थोड़ा सा मूव करने की कोशिश की, उसकी पतली कमर पर बंधा हुआ वह भारी सोने का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चैन और उसके पैरों की भारी एंकलेट्स आपस में रगड़ खाकर खनक उठे। वह धात्विक आवाज़ सुनते ही मन्नत ने अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन के उस नाजुक हिस्से को छुआ जहाँ रणविजय के होठों की वजह से बना हुआ सुर्ख लव वाइट का निशान अब भी हल्का सा सुलग रहा था। वह निशान दर्द नहीं दे रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी मादकता थी जो मन्नत को अंदर तक उलझा रही थी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसने अपने घुट्टों को अपनी सीने से सटा लिया। वह सोचने लगी कि आखिर उसका यह दिल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह पिछले कई हफ्तों से जिस रणविजय सिंह शेखावत से बेपनाह नफरत करती थी, आज उसी इंसान के लिए उसके मन में एक अजीब सी सहानुभूति पैदा होने लगी थी। जब से उसने उस लॉक दराज की सीक्रेट फाइल का वह सच देखा था कि रणविजय ने उसके पिता के असली कातिलों को कानून से भी बदतर सजा देकर पिछले 2 सालों से उस अंधेरे बेसमेंट में कैद कर रखा है, तब से मन्नत का सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा था। वह समझ चुकी थी कि रणविजय का यह पजेसिवनेस कोई मामूली सनक नहीं थी। वह एक ऐसा जुनूनी और गहरा प्यार था जो अपनी अमानत की रक्षा के लिए खुद साक्षात शैतान बनने का दम रखता था। तभी बेडरूम के आलीशान लकड़ी के भारी दरवाजे का बायोमेट्रिक लॉक बीप की आवाज़ के साथ खुला। मन्नत ने झटके से अपनी नजरें उस तरफ घुमाई। रणविजय सिंह शेखावत भीतर दाखिल हुआ। वह इस वक्त किसी कड़क कॉर्पोरेट सूट में नहीं था, बल्कि उसने एक डार्क ग्रे कलर का बेहद क्लासी और कंफर्टेबल सिल्क नाइट गाउन पहन रखा था, जिसके कफ्स ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसका 6 फीट 2 इंच का विशाल मस्कुलर वजूद सुबह की इस मध्यम लाइट में और भी ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का एक मग था और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही कोल्ड लेकिन एक गहरी आत्मसंतुष्टि से भरी हुई शांति थी। रणविजय भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ बिस्तर के पास आया। उसके कदमों की थाप फर्श पर एक अजीब सा ठहराव पैदा कर रही थी। वह मन्नत के बिल्कुल सामने बिस्तर के कोने पर बैठ गया। उसने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखा और मन्नत के उस बिखरे हुए मासूम चेहरे को बहुत गहराई से निहारने लगा। उसकी वे गहरी स्याह काली आंखें मन्नत के चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को इस तरह स्कैन कर रही थी मानो वह उसके दिल के भीतर चल रहे हर एक विचार को पढ़ लेना चाहता हो। अभी तक सोकर नहीं उठी मिसेस शेखावत? रणविजय की आवाज़ सुबह के सन्नाटे में बेहद भारी, गहरी और मदहोश कर देने वाली थी। उसने अपना मजबूत हाथ अब आगे बढ़ाया और मन्नत के गालों पर गिरती बालों की एक रेशमी लट को बेहद कोमलता से उसकी उंगलियों से पीछे करते हुए उसके कान के पीछे सेट कर दिया। मन्नत ने इस बार अपनी नजरें नहीं झुकाई। उसने सीधे रणविजय की सुलगती हुई आंखों में देखा। इस आइलैंड पर सुबह और शाम का क्या मतलब है रणविजय? तुमने मुझे पूरी दुनिया से, मीडिया से और मेरी माँ की परछाई से भी इतनी दूर लाकर इस विला में बंद कर दिया है। यहाँ वक्त जैसे ठहर चुका है। रणविजय के होठों पर एक बेहद हल्की डार्क और पजेसिव स्माइल उभर आई। उसने आगे झुककर मन्नत के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच होल्ड कर लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मन्नत के गालों को सहला रहा था। यह कैद नहीं है मन्नत, यह मेरी वो दुनिया है जहाँ इस पूरी कायनात का कोई भी दुश्मन तुम्हारी तरफ अपनी गंदी नज़र उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। जयवर्धन सिंघानिया की उस आखिरी चाल के बाद मैंने यह डिसाइड किया है कि शेखावत साम्राज्य की इस सबसे कीमती अमानत को सिर्फ और सिर्फ मेरे इस साये के भीतर ही रखा जाए। यहाँ इस समंदर के बीच तुम सिर्फ मेरी हो। मन्नत एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसके दिल की धड़कनें रणविजय की इस क्लोजनेस की वजह से फिर से बढ़ने लगी थी, लेकिन इस बार उस घबराहट में कोई खौफ नहीं था। तुम्हारी यह सुरक्षा मुझे अंदर ही अंदर बदल रही है रणविजय। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो इंसान मेरी आज़ादी का सबसे बड़ा कातिल है, वही मेरे पिता के हत्यारों को नरक की सजा देकर खुद को मेरा रक्षक कैसे साबित कर सकता है। तुम सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। मन्नत के मुंह से निकले इन शब्दों ने रणविजय के जुनूनी दिल को एक गहरा सुकून पहुंचाया। वह जानता था कि मन्नत के भीतर का वह मजबूत
रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे उसके इस दीवाने प्यार के सामने पिघल रहा था। उसने मन्नत के चेहरे को छोड़ा नहीं, बल्कि अपना चेहरा और करीब झुकाया। उसकी आंखें सीधे मन्नत के उन गुलाबी कांपते हुए होठों पर टिक गई, जो इस वक्त थोड़े खुले हुए थे। रणविजय ने बिना कोई वक्त दिए अपने होठ बहुत ही सॉफ्टली मन्नत के होठों पर रख दिए। यह कोई पुराना या रिपीटेड मूव नहीं था। यह रणविजय ने इस बार मन्नत के निचले होठ के बिल्कुल कोने पर अपनी जीभ की नोक से एक बेहद मध्यम और टच किया, जिससे मन्नत के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। उसने मन्नत के होठों को बहुत ही धीमे स्लो बर्न फ्लो में सक करना शुरू किया। वह मन्नत के ऊपरी होठ को अपनी उंगलियों से हल्का सा टिल्ट करता, फिर उसे छोड़ते हुए उसके निचले होठों की पूरी नमी को बहुत ही पैशनेट अंदाज में चूमने लगता। मन्नत की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अनजाने में ही अपने दोनों हाथ रणविजय के चौड़े कंधों पर कस दिए। रणविजय ने मन्नत को बिस्तर पर पीछे की तरफ झुका दिया। उसके पैर की भारी पायल और उसकी कमर की वेस्ट चैन की हल्की सी खनक चादर से रगड़ खाकर गूंज उठी। रणविजय ने अपने होठों को मन्नत के होठों से थोड़ा अलग किया और नीचे झुककर नीचे की तरफ बढ़ते हुए मन्नत की नाजुक गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ दी। उसने मन्नत के कानों के ठीक नीचे अपनी जीभ से एक लकीर बनाई और फिर मन्नत की कॉलर बोन के पास बेहद कोमलता से वाइप किया। मन्नत के मुंह से एक दबी हुई बेहद मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली। रणविजय मन्नत को कोई दर्द नहीं दे रहा था। वह बस उसे परेशान करने के लिए और उस पर अपना मुकम्मल हक जताने के लिए इस मोमेंट को और भी ज़्यादा इंटेंस बना रहा था। मन्नत अपनी आंखें बंद किए हुए इस गहरे और प्योर लव मोमेंट में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसका सारा सेल्फ रिस्पेक्ट इस वक्त रणविजय की सच्चे और दीवाने प्यार के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। काफ़ी देर बाद जब रणविजय ने खुद को थोड़ा पीछे किया तो दोनों की हैवी ब्रीदिंग कमरे की खामोश को चीर रही थी। मन्नत के होंठ पूरी तरह से सो चुके थे और सुर्ख लाल लग रहे थे। रणविजय ने मन्नत को कम्बल उठाया और खुद बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। रुद्र बाहर वेट कर रहा है मन्नत, मुझे दिल्ली के उस सेफ हाउस की लाइव रिपोर्ट्स चेक करनी है जहां जयवर्धन सिंघानिया की लीगल टीम को होल्ड कर रखा है। रणविजय ने अपने नाइट गाउन को ठीक करते हुए कहा, लंच के समय मैं वापस आऊँगा, अपना ध्यान रखना। वह भारी कदमों से चलता हुआ कमरे के बाहर निकल गया और दरवाजे के बायोमेट्रिक लॉक के बंद होने की क्लिक आवाज़ एक बार फिर कमरे में गूंज उठी। मन्नत बिस्तर पर अकेली रह गई। उसका पूरा शरीर रणविजय को उस गहरे और पैशनेट स्पर्श के एहसास से अब भी सिहर रहा था। वह खिड़की के पास फर्श पर बैठ गई और बाहर समंदर की लहरों को देखने लगी, यह जानते हुए कि इस सीक्रेट आइलैंड विला की यह दुनिया अब हमेशा के लिए उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे। मन्नत ने अलमारी से एक बेहद खूबसूरत डार्क वाइन कलर की सैटिन सस्पेंडेड गाउन निकाला और उसे पहन लिया। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो कपड़ों के नीचे उसकी पतली कमर पर बंधा हुआ वह भारी सोने का कमरबंद साफ महसूस हो रहा था, जो हर पल उसे यह याद दिला रहा था कि वह आज़ाद होकर भी रणविजय की सबसे खूबसूरत कैदी है। तभी कमरे के भीतर एक नई दाई माँ, जो इस विला की इंचार्ज थी और जिनका नाम शारदा दाई था, हाथ में लंच की आलीशान थाली, चांदी की थाली लेकर दाखिल हुई। शारदा दाई के चेहरे पर शेखावत खानदान के सर्वेंट्स वाला वही कड़ा अनुशासन और सम्मान था। उन्होंने थाली को टेबल पर रखा और मन्नत के पास आकर खड़ी हो गई। मैम, सर ने आपके लिए यह स्पेशल लंच तैयार करवाया है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि आप इसे पूरी फिनिश करें, क्योंकि दिल्ली के उस हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया था कि सुमित्रा जी अब पूरी तरह से रिकवर हो रही हैं और वे बहुत जल्द नॉर्मल वॉक करना शुरू कर देंगी। शारदा दाई ने बेहद प्रोफेशनल लहजे में जानकारी दी। मन्नत का दिल यह सुनकर राहत की सांस लेने लगा। माँ ठीक हो रही हैं। रणविजय ने अपना वादा पूरी तरह निभाया था। उसने मन्नत के स्वाभिमान को कुचलने के लिए उसकी माँ का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन उससे उनकी जान बचाने में अपनी पूरी सल्तनत का फंड लगा दिया था। मन्नत ने चुपचाप थाली से निवाले तोड़े और खाना खाना शुरू किया। खाना खाते हुए उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कोई कड़वाहट नहीं थी। उनमें सिर्फ अपनी माँ की सलामती का एक गहरा और भावुक सुकून था। उधर विला के निचले हिस्से में बने हाईटेक साइबर कमांड रूम में इस वक्त रणविजय और रुद्र के बीच एक बेहद गंभीर डिस्कशन चल रहा था। कमरे की बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर शेखावत इंडस्ट्रीज के मेन सर्वर्स और दिल्ली के उस हॉस्पिटल की लाइव सिक्योरिटी ग्रिड की मैप चल रहा था। सर, जयवर्धन सिंघानिया की पूरी कॉरपोरेट किंगडम अब ऑफिशियल तौर पर हमारे कंट्रोल में आ चुकी है।
सिंघानिया ग्रुप्स के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पर हमारी पीआर टीम ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। लेकिन रुद्र बोलते बोलते रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव साफ देखा जा सकता था। लेकिन क्या रुद्र? रणविजय की आवाज़ इतनी ठंडी और शार्प थी कि कमांड रूम की एसी का तापमान भी कम लगने लगा। उसने अपनी पट्टी बंदी हथेली को टेबल पर रखा। सर, जयवर्धन सिंघानिया के कुछ वफादार और अंडरग्राउंड माफिया एसोसिएट्स जिन्हें हमने कल रात क्रैश किया था, वे इस वक्त पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम ने डार्क वेब पर एक सीक्रेट मैसेज इंटरसेप्ट किया है। वे रणविजय सिंह शेखावत से अपनी बर्बादी का आखिरी बदला लेने के लिए सीधे दिल्ली के उस अस्पताल को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं जहां सुमित्रा जी एडमिट हैं। उनका मकसद सुमित्रा जी को किडनैप करके आपको घुटनों पर लाने का एक लास्ट और सुसाइडल अटैक प्लान करना है। रुद्र ने पूरी सिचुएशन साफ की। यह सुनते ही रणविजय की आंखों में एक भयानक हिंसा और डरावना पागलपन दौड़ गया। उसकी मुट्ठी इतनी बेरहमी से भीज गई कि उसकी हथेली की वह चोट दोबारा सुलग उठी और सफ़ेद पट्टी के ऊपर खून का एक नया सुर्ख धब्बा उभर आया। वे मेरी अमानत की मां पर हाथ डालने की सोच रहे हैं। वे उस चीज को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे मन्नत की सांसों से जुड़ी है। रुद्र, इसी वक्त दिल्ली के उस अस्पताल की सिक्योरिटी को और मैक्सिमम रेड अलर्ट पर सेट कर दो। रणविजय की आवाज़ में इस वक्त साक्षात एक आदमखोर मॉन्स्टर की धमक थी। सुमित्रा जी के वार्ड के बाहर हमारे 20 हथियारबंद कमांडोज 24 घंटे मुस्तैद होने चाहिए और जयवर्धन के उन बचे कुचे चूहों को ट्रैक करो। इससे पहले कि वे अस्पताल की बाउंड्री में कदम भी रखें, उन्हें सीधे शमशान का रास्ता दिखा दिया जाए। मन्नत की माँ की एक भी सांस पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। जी सर। ऑपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए गए हैं। रुद्र ने सिर झुकाया और अपनी टीम के साथ कमांड रूम से बाहर निकल गया। रणविजय अकेले उस बड़ी कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहां से बाहर समंदर का तूफानी पानी चट्टानों से टकरा रहा था। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल था, पोजीशन से भरा हुआ था। वह जानता था कि मन्नत अब इस अंतिम और निर्णायक जंग की धुरी बन चुकी है और उसके दुश्मन मन्नत को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले थे। उसने तय कर लिया था कि वह मन्नत की हिफाजत के लिए और उसकी माँ की सांसों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी एक सेकंड के लिए पीछे नहीं हटेगा। रात के करीब 10 बज चुके थे जब रणविजय वापस मास्टर बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ। उसने अपना सूट बदल लिया था और अब वह एक ब्लैक सैटिन के लूज नाइट वेयर में था। मन्नत खिड़की के पास खड़ी बाहर समंदर के अंधेरे को देख रही थी। रणविजय भारी कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और उसने मन्नत को पीछे से अपने मजबूत साये में समेट लिया। उसका हाथ जैसे ही मन्नत की कमर पर गया, कपड़ों के नीचे छिपी उस वेस्ट चैन की ठंडी धातु उसकी उंगलियों से टकराई। मन्नत, रणविजय ने मन्नत के कानों के पास अपनी भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया। कल सुबह मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सरप्राइज के लिए तैयार देखना चाहता हूँ। मन्नत ने अपनी नज़रें उसकी आंखों में गड़ाई। अब कौन सा नया पिंजरा तैयार किया है तुमने मेरे लिए रणविजय? रणविजय के होठों पर एक बेहद डार्क और जुनूनी मुस्कान उभर आई। उसने मन्नत के चेहरे को ऊपर उठाया और इस बार उसके मूव्स में एक बिल्कुल अलग स्लो और पैशनेट कोरियोग्राफी थी। उसने अपने होठ सीधे मन्नत के होठों के ऊपरी हिस्से पर जमा दिए। रणविजय ने मन्नत के ऊपरी होठ को अपने मुंह के भीतर लिया और उसे पूरी गहराई से चूमने लगा। मन्नत की सांसें तेज चलने लगी थी। उसका हाथ रणविजय के नाइट वियर के फैब्रिक को अपनी उंगलियों से भींच रहा था। रणविजय ने मन्नत के होठों को अपने दांतों के बीच बेहद आहिस्ता से बाइट किया, जिससे मन्नत के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली। जैसे ही मन्नत ने सांस लेने के लिए अपने होंठ खोले, रणविजय ने अपनी गर्म जीभ को मन्नत के मुंह के भीतर गहराई तक धकेल दिया। उसकी जीभ मन्नत की कोमल जीभ से टकराई और उसे अपने घेरे में पूरी तरह लपेट कर हावी होने लगी। मन्नत का पूरा वजूद इस गहरे और अनकंट्रोलेबल नशे के सामने पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसकी कमर की सोने की चैन और पैर की पायल समंदर की लहरों के शोर के बीच उनकी इस मुकम्मल गुलामी की एक नई और डार्क कहानी लिख रहे थे। सुबह की पहली मध्यम और सुनहरी रोशनी
जब समंदर की लहरों से परावर्तित होकर विला की मास्टर बेडरूम की कांच की दीवारों पर बिखरी तो मन्नत की पलकें धीरे से खुली। कमरे के भीतर पसरा सन्नाटा इस वक्त किसी गहरे सुकून जैसा महसूस हो रहा था। मन्नत ने जैसे ही करवट बदलने की कोशिश की, उसकी पतली कमर पर बंधे उस भारी सोने के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चैन के हैवी लिंक्स आपस में रगड़ खाकर हल्की सी आवाज कर उठे। वह खनक सुनते ही मन्नत ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और अपने सामने सोए हुए रणविजय सिंह शेखावत के उस तीखे परफेक्ट चेहरे को देखा। रणविजय इस वक्त गहरी नींद में था। उसका एक फौलादी और भारी हाथ मन्नत की कमर पर टिका था, जहां वह भारी सोने की कमरबंद उसकी उंगलियों के नीचे दबा हुआ था। मन्नत ने बिना कोई आवाज किए रणविजय के उस कड़क और मजबूत चेहरे को निहारा, जो इस वक्त नींद में बेहद शांत लग रहा था। मन्नत के दिल के भीतर पिछले कुछ दिनों से भावनाओं का जो चक्रव्यूह चल रहा था, वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अब रणविजय के लिए वह पुरानी तीखी नफरत नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि रणविजय का यह पजेसिवनेस और उसका यह खौफनाक जुनून कोई मामूली सनक नहीं थी। वह उसके पिता की हत्यारों को पिछले 2 सालों से नरक की सजा दे रहा था और उसकी माँ की मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए उसने अपनी पूरी सल्तनत का फंड लगा दिया था। मन्नत का स्वभाव अब उसके इस दीवाने और सच्चे प्यार के सामने धीरे धीरे घुटने टेक रहा था। तभी रणविजय की घनी पलकें धीरे से खुली। उसकी गहरी काली आंखें सुबह की उस मध्यम लाइट में सीधे मन्नत के मासूम चेहरे पर टिक गई। उन आंखों में सुबह की कोई सुस्ती नहीं थी, बल्कि वही पुराना अधिकार जताने वाला अडिग जुनून था। इतनी गहराई से मुझे क्या देख रही हो मन्नत? रणविजय की आवाज़ सुबह के सन्नाटे में बेहद भारी, गहरी और मदहोश कर देने वाली थी। उसने अपनी पकड़ को मन्नत की कमर पर थोड़ा और मजबूत कर लिया, जिससे मन्नत सीधे उसके चौड़े और फौलादी सीने से जा चिपकी। मन्नत ने इस बार अपनी नजरें नहीं झुकाई। उसने अपनी हिरनी जैसी आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ाई। मैं सिर्फ यह सोच रही हूँ रणविजय, कि तुम सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। एक तरफ तुमने मुझे इस सुनहरी जेल की चार दीवारी में बंद करके मेरी आज़ादी छीन ली है, और दूसरी तरफ मेरी माँ की हर एक सांस की हिफाजत के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे हो। मैं तुम्हारे इस रूप को किस तराजू में तौलूं? रणविजय के होठों पर एक बेहद हल्की, डार्क और आत्मसंतुष्टि से भरी मुस्कान उभर आई। उसने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मन्नत के घुटनों तक लंबे घने काले बालों की रेशमी लटों को बेहद कोमलता से सहलाने लगा। तुम्हें मुझे किसी तराजू में तौलने की जरूरत नहीं है मन्नत। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी वो अमानत हो जिसकी हिफाजत के लिए मैं इस पूरी कायनात को आग लगाने का दम रखता हूँ। आज दोपहर मैं तुम्हें वो सरप्राइज देने वाला हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपना चेहरा मन्नत के और करीब लाया। इस बार उसके मूव्स में कोई जल्दबाजी या पुराना रिपीटेशन नहीं था। रणविजय ने अपनी होठ मन्नत के माथे पर रखे और वहां एक गहरा, पवित्र, अधिकार जताने वाला किस किया। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरा और उसने अपने होठ मन्नत के कानों के ठीक पीछे उसके घने बालों के नीचे छिपा कर रख दिए। समंदर की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी, लेकिन रणविजय की गर्म और मदहोश कर देने वाली सांसें मन्नत की गर्दन पर एक नया नशा पैदा कर रही थी। रणविजय ने मन्नत के कानों के निचले हिस्से को अपने होठों के बीच लिया और उसे बेहद आहिस्ता से चूमना शुरू किया। मन्नत के पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उसने अनजाने में ही अपने दोनों हाथ रणविजय के मजबूत कंधों पर कस दिए। रणविजय ने मन्नत की गोरी और नाजुक गर्दन की त्वचा पर अपने होठों का दबाव थोड़ा बढ़ाया। वह बहुत ही स्लो और पैशनेट फ्लो में मन्नत की गर्दन को चूमते हुए नीचे कॉलरबोन की तरफ बढ़ रहा था। उसने मन्नत के होठों को सीधे टच नहीं किया, बल्कि वह मन्नत की गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने दांतों की किनारों से बेहद कोमल तरीके से सक करने लगा। मन्नत के मुंह से एक दबी हुई, मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली। उसकी कमर की वेस्ट चैन की हल्की सी खनक बिस्तर की मखमली चादर से रगड़ खाकर गूंज उठी, जो उनकी इस वाइल्ड और यूनिक क्लोजनेस की एक नई स्क्रिप्ट लिख रही थी। रणविजय मन्नत को कोई शारीरिक तकलीफ नहीं दे रहा था। वह बस उस पर अपना मुकम्मल अधिकार जताने के लिए इस रोमांटिक मोमेंट को और भी ज़्यादा इंटेंस बना रहा था। काफ़ी देर तक मन्नत के वजूद पर अपने इस नए और पैशनेट स्पर्श का जादू बिखेरने के बाद रणविजय ने धीरे धीरे खुद को थोड़ा पीछे खींचा। दोनों की सांसें हैवी चल रही थी। रणविजय ने मन्नत को कम्बल ओढ़ाया और खुद बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वह अपने नाइट गाउन को ठीक करते हुए सीधे कमरे के कोने में रखी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गया, जहां उसका पर्सनल स्मार्टफोन और कुछ फाइल्स रखी थी। रुद्र नीचे हेलीपैड पर वेट कर रहा था। हेलीपैड पर वेट कर रहा है मन्नत, मैं बस 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ। रणविजय ने पीछे
बिना पीछे मुड़े अपनी वही कड़क और कॉर्पोरेट किंग वाली आवाज़ में कहा और कमरे का भारी दरवाज़ा बायोमेट्रिक लॉक करके बाहर निकल गया। मन्नत बिस्तर पर अकेली रह गई। उसका पूरा शरीर रणविजय के उस नए और गहरे स्पर्श के एहसास से अभी सिहर रहा था। वह उठी और वार्डरोब की तरफ बढ़ गई, जहां दाई माँ ने उसके लिए एक बेहद गॉर्जियस एमरॉल्ड ग्रीन कलर का सैटिन अनारकली सूट रखा था। जब वह तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो कपड़ों के नीचे उसकी पतली कमर पर बना हुआ वो भारी सोने का इलेक्ट्रॉनिक्स कमरबंद साफ महसूस हो रहा था, जो उसकी अदृश्य वीडियो की तरह था। दोपहर के ठीक 2 बज चुके थे जब विला के पिछले हिस्से में बने वीआईपी हेलीपैड पर शेखावत इंडस्ट्रीज के प्राइवेट चॉपर के रोटर्स की भारी आवाज़ गूंज उठी। मन्नत खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी जब मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला और रणविजय सिंह शेखावत पूरे रौब और खौफ के साथ भीतर दाखिल हुआ। उसके पीछे रुद्र खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक गंभीर तनाव था। रणविजय मन्नत के पास आया और उसे बिना कुछ बोले मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। मन्नत के पैर की भारी पायल की रुनझुन आवाज़ विला के आलीशान गलियारों में गूंजने लगी। रणविजय, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अब कौन सी नई जगह मुझे बंद करने वाले हो तुम? मन्नत ने असमंजस में पूछा। रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन्नत को चॉपर के भीतर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। चॉपर जैसे ही हवा में ऊपर उठा, मन्नत ने देखा कि वे वापस शहर की तरफ बढ़ रहे थे। करीब 2 घंटे के हवाई सफ़र के बाद चॉपर दिल्ली के उसी आलीशान और महंगे प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी हेलीपैड पर लैंड हुआ, जहां मन्नत की मां सुमित्रा जी एडमिट थी। मन्नत का दिल यह देखकर जोर से धड़कने लगा। रणविजय मुझे दोबारा माँ से मिलवाने लाया है। रणविजय ने मन्नत की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने साय में समेटते हुए सीधे वीआईपी लिफ्ट के जरिए टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड के सामने ले गया। जैसे ही वार्ड का दरवाजा खोला, मन्नत के होश उड़ गए। सामने बेड पर सुमित्रा जी नहीं थी, बल्कि वार्ड पूरी तरह से खाली पड़ा था और वहां रणविजय के 10 हथियारबंद कमांडोज मुस्तैद खड़े थे। रणविजय, मेरी माँ कहाँ है? तुमने उनसे मिलवाने का वादा किया था, वे इस वार्ड में क्यों नहीं है? मन्नत घबराकर चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। तभी रुद्र ने आगे बढ़कर एक आईपैड रणविजय के हाथ में दिया। स्क्रीन पर हॉस्पिटल के पिछले एग्जिट गेट का लाइव सिक्योरिटी फुटेज चल रहा था। फुटेज में जयवर्धन सिंघानिया के 6 अंडरग्राउंड माफिया गुर्गे, जो हथियार बंद थे, सुमित्रा जी के व्हीलचेयर को जबरदस्ती खींचते हुए एक ब्लैक एसयूवी कार के भीतर धकेल रहे थे। वे सुमित्रा जी को किडनैप करके रणविजय से सिंघानिया ग्रुप्स की बर्बादी का आखिरी और सुसाइडल का बदला लेना चाहते थे। सर, जयवर्धन के गुर्गों ने हमारी पहली सिक्योरिटी लेयर को ब्राइब करके सुमित्रा जी को पिछले 5 मिनट के भीतर किडनैप कर लिया है। वे मुझे शहर के बाहर बने उस पुरानी और सुनसान इंडस्ट्रियल गोदाम की तरफ ले जा रहे हैं, जहां सिंघानिया ग्रुप्स का पुराना सेफ हाउस था। रुद्र ने पूरी सिचुएशन साफ की। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। वह रणविजय के पैरों में गिर पड़ी और उसके जूतों को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसका सारा स्वाभिमान, सारा आत्मसम्मान पल भर में उसकी माँ की जान के सामने पूरी तरह टूट चुका था। रणविजय, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। वो इस कमजोरी में जयवर्धन के उन दरिंदों का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी इस कैद में रहने को तैयार हूँ। मैं इस कमरबंद को कभी नहीं निकालूंगी। मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानूंगी। बस मेरी मान की जान बख्श दो। मन्नत फूट फूट कर रोते हुए उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। रणविजय की आंखों में इस वक्त साक्षात एक आदमखोर मॉन्स्टर का खौफनाक और हिंसक पागलपन दौड़ रहा था। उसकी मुट्ठी इतनी बेरहमी से भींच गई कि उसकी हथेली की वह चोट दोबारा सुलग उठी और सफ़ेद पट्टी के ऊपर खून का एक नया सुर्ख धब्बा उभर आया। उन चूहों ने मेरी जागीर की माँ पर हाथ डालने की जुर्रत की है। उनकी मौत की स्क्रिप्ट अब खुद रणविजय सिंह शेखावत लिखेगा। उसने नीचे झुककर मन्नत को फर्श से उठाया और सीधे अपने सीने से कस कर भींच लिया। रो मत जन्नत, तुम्हारी माँ की एक भी सांस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। रुद्र, इसी वक्त हमारा पूरा सिक्योरिटी काफिला निकालो। आज रात इस शहर से सिंघानिया नाम का आखिरी वजूद भी हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। जी सर। ऑपरेशंस इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए गए हैं। रुद्र ने सिर झुकाया और अपनी टीम के साथ कॉरिडोर की तरफ भागा। रणविजय मन्नत को अपनी बाहों में उठाकर सीधे नीचे खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ा। गाड़ियां बड़ी तेजी से शहर की बाउंड्री को पार करके उस सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ने लगी। रात का अंधेरा पूरे आसमान पर अपना पैर पसार चुका था और गाड़ियों के सायरन्स की आवाज़ इस आने वाले सबसे बड़े विनाशकारी युद्ध का ऐलान कर रही थी। मन्नत चुपचाप रणविजय के मजबूत सीने से बंधी अपनी आंखों के आंसू छुपाए ईश्वर से अपनी माँ की सलामती की दुआ मांग रही थी। ब्लैक
रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर पसरा हुआ सन्नाटा इतना दमघोटू था कि मन्नत को अपनी ही छाती के भीतर धड़कते हुए दिल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी के आगे पीछे चल रहे शेखावत इंडस्ट्रीज की हेड सिक्योरिटी के 4 बड़े ब्लैक एसयूवी गाड़ियों के काफिले के साइलेंसर हाईवे के सन्नाटे को बेरहमी से चीर रहे थे। मन्नत रणविजय के मजबूत और चौड़े सीने से पूरी तरह चिपकी हुई थी। उसके दोनों हाथ रणविजय के अरमानी सूट के कॉलर्स को इतनी कड़ाई से भींचे हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ चुके थे। उसकी हिरनी जैसी बड़ी आंखों से आंसू अविरल बहकर रणविजय की शर्ट के फ्रंट हिस्से को भिगो रहे थे। रणविजय का एक भारी और फौलादी हाथ मन्नत की लोअर बैक पर कसकर जमा हुआ था, जहां उसकी पिच कलर की अनारकली कुर्ती के नीचे बंधी वह भारी सोने की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चैन उसकी उंगलियों से टकरा रही थी। उसकी गहरी काली आंखें कार की विंडशील्ड से बाहर हाईवे पर रेंगते हुए अंधेरे को देख रही थी। उसके चेहरे की वह कोल्ड और डरावनी शांति इस बात का साक्षात गवाह थी कि उसके भीतर इस वक्त एक ऐसा आदमखोर मॉन्स्टर जाग चुका था जो मन्नत की माँ की तरफ आग उठाने वाले हर एक गुनहगार के पूरे वजूद को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए तैयार खड़ा था। रणविजय, प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत होने देना। मन्नत की आवाज़ कमजोरी और खौफ की वजह से पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। वे बहुत कमज़ोर हैं। वे जयवर्धन के उन दरिंदों का टॉर्चर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। रणविजय ने मन्नत की कलाई को अपनी पट्टी बंदी हथेली के बीच और कस लिया, जहां से खून का एक नया सुर्ख धब्बा पट्टी के ऊपर साफ चमक रहा था। उसने अपना चेहरा झुकाया और मन्नत के कान के पास अपनी भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बुदबुदाया, शांत हो जाओ मन्नत। मैंने तुमसे वादा किया है कि सुमित्रा जी की एक भी सांस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस रणविजय सिंह शेखावत की जागीर की माँ को छूने का अंजाम क्या होता है, यह आज रात उन चूहों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इन अनमोल आंसुओं पर भी सिर्फ मेरा हक है। उसका यह पजेसिव और केयरिंग अंदाज मन्नत के दिल के भीतर पिछले कई हफ्तों से जमी नफरत की उस कड़क बर्फ को और भी ज़्यादा तेजी से पिघला रहा था। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और रणविजय की सीने के भीतर धड़कते उस तेज और जुनूनी दिल की रफ्तार को महसूस करने लगी। वह समझ चुकी थी कि यह इंसान जितना उसके लिए क्रूर और बेरहम था, उसकी माँ की हिफाजत के लिए वह आज साक्षात यमराज बनने के लिए भी तैयार खड़ा था। तभी रुद्र का फ़ोन सीधे कार के डैशबोर्ड स्क्रीन पर सिंक होकर ऑन हो गया। सर, जयवर्धन सिंघानिया के गुर्गों की ब्लैक एसयूवी उस पुराने सुनसान इंडस्ट्रियल गोदाम के कंपाउंड के भीतर दाखिल हो चुकी है। हमारी सर्वर टीम ने विला के सेंसर के जरिए उनके मेन सर्वर को ट्रैक कर लिया है। वे सुमित्रा जी को गोडाउन के टॉप फ्लोर पर बने एक सेफ कैबिन में लेकर जा रहे हैं। पूरे कंपाउंड के बाहर उनके करीब 15 हैविल आर्म्ड शूटर मुस्तैद खड़े हैं। रुद्र ने पूरी सिचुएशन साफ की। कंपाउंड को चारों तरफ से ब्लॉक करो रुद्र। रणविजय की आवाज़ इतनी ठंडी और शार्प थी कि कार के भीतर का तापमान पल भर में गिर गया। कोई भी चूहा उस बाउंड्री से बाहर जिंदा नहीं निकलना चाहिए। मैं सीधे मेन एड्रेस से भीतर दाखिल लूँगा। जी सर, कमांडोज पोजीशन ले चुके हैं। रुद्र ने कन्फर्म किया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कार बड़ी तेजी से हाईवे को छोड़कर उस धूल भरे और पथरीले रास्ते पर मुड़ गई जो सीधे उस खंडहर हो चुके विशाल इंडस्ट्रियल गोदाम की तरफ जा रहा था। चारों तरफ पुरानी जंग लगी कंक्रीट की इमारतें और घने पेड़ थे, जहां रात का डार्क सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही रणविजय का काफिला गोदाम के मेन गेट के सामने आकर रुका, रुद्र की स्पेशल कमांडो टीम ने गाड़ियों से बाहर निकलकर तुरंत एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना लिया। रणविजय कार से उतरा। उसने अपनी सूट के बटन ठीक किए और मन्नत की तरफ देखा, जो कार के भीतर बैठी खौफनाक नजरों से बाहर देख रही थी। रणविजय ने कार के भीतर झुककर मन्नत के चेहरे को अपनी हथेलियों में फ्रेम किया। इस बार उसके मुंह में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक बेहद धीमा और पैशनेट ठहराव था। उसने अपने होंठ मन्नत के माथे पर टिकाए और वहां एक गहरा पवित्र किस किया। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरा और उसने मन्नत के गुलाबी कांपते हुए होठों के बिल्कुल निचले हिस्से पर अपनी जीभ की नोक से एक बेहद कोमल और टच दिया, जिससे मन्नत के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। यही कार के भीतर बैठो मन्नत, रुद्र तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारी माँ को लेकर बस 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। रणविजय ने मन्नत के होठों को अपनी उंगलियों से हल्का सा सहलाते हुए कहा।
रणविजय प्लीज अपना ख्याल रखना। मन्नत के मुंह से यह शब्द अनजाने में ही निकल गए। यह पहली बार था जब उसने रणविजय के लिए अपनी फिक्र जाहिर की थी। मन्नत के इस लफ्जों ने रणविजय के जुनूनी दिल को एक गहरी ताकत दे दी थी। रणविजय के होठों पर एक डरावनी साइकोपैथी की स्माइल उभर आई। वह मुड़ा और भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ सीधे उस गोदाम के भारी लोहे के गेट की तरफ बढ़ गया। रुद्र मन्नत की कार के दरवाजे के बाहर एक चट्टान की तरह खड़ा था। उसकी बाज जैसी आंखें लगातार कंपाउंड की बाउंड्री पर टिकी थी। गोदाम के भीतर दाखिल होते ही रणविजय का सामना जयवर्धन के उन 6 हथियार बंदों से हुआ जो मेन कॉरिडोर से पेट्रोलिंग कर रहे थे। रणविजय ने किसी गन का इस्तेमाल नहीं किया। वह एक भूखे शेर की तरह उन पर झपटा। उसने पहले की कलाई को पकड़ा और उसे इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि हड्डी चटकने की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसने उस गुर्गे को उठाकर कंक्रीट की दीवार पर दे मारा जिससे उसका सिर फट गया और खून मार्बल के फर्श पर बिखर गया। बाकी के 5 शूटरों ने रणविजय पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन रणविजय के मूव्स इतने फास्ट और डेंजरस थे कि वे उनकी फौलादी कट्स को नहीं संभाल पाए। उसने एक एक करके सबको जमीन पर पटक दिया। उसकी घायल हथेली की सफ़ेद पट्टी पूरी तरह से खून के गाढ़े रंग में भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस चोट का कोई एहसास नहीं था। वह सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधे उस टॉप फ्लोर की कैबिन की तरफ बढ़ा जहां सुमित्रा जी को व्हील चेयर पर बांध कर रखा गया था। जैसे ही रणविजय ने कैबिन का भारी लोहे का दरवाजा अपनी लात से इतनी बेरहमी से मारा कि वह दरवाजा कब्जों से उखड़कर फर्श पर जा गिरा। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों में एक भयानक हिंसक पागलपन दौड़ गया। जयवर्धन का सबसे खास और क्रूर शूटर विक्रम मेहरा सुमित्रा जी के सिर पर गन ताने खड़ा था और सुमित्रा जी कमजोरी की वजह से बेहोशी की हालत में व्हील चेयर पर झूल रही थी। रुक जाओ! रणविजय सिंह शेखावत, विक्रम मेहरा चीख पड़ा। उसका पूरा शरीर रणविजय के इस खौफनाक वजूद को देखकर डर के मारे कांप रहा था। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस बुढ़िया का भेजा यहीं उड़ा दूंगा। तुमने हमारे सिंघानिया साम्राज्य को बर्बाद किया है। आज उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। रणविजय अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके सूट पर और उसके हाथों पर उस गुर्गों का खून लगा हुआ था। उसकी गहरी ब्लैक आंखें सिकोड़ कर उसने विक्रम की तरह देखा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और ठंडी थी कि केविन की हवा पल भर में जम गई। विक्रम मेहरा, तुमने उस औरत पर अपनी गंदी गन तानी है जिसकी एक सांस इस रणविजय की रूह की धड़कन तय करती है। तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। विक्रम ने घबरा कर टिगर पर उंगली कसी, लेकिन रणविजय ने बिना एक पल गवाए अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टैक्टिकल नाइफ निकाला और उसे पूरी ताकत से विक्रम की तरफ फ्लैश किया। वह शार्प ब्लेड सीधे विक्रम की उस कलाई को चीरता हुआ पार हो गया जिसे उसके गन पकड़ रखी थी। विक्रम के मुंह से एक भयानक चीख निकली और गन फर्श पर गिर पड़ी। रणविजय एक तूफान की तरह आगे बढ़ा। उसने विक्रम के गले को अपने मजबूत हाथों के बीच भींच लिया और उसे हवा में उड़ाते हुए सीधे कैबिन के कांच की खिड़की की तरफ दे मारा। कांच चकनाचूर होकर बिखर गया और विक्रम मेहरा तड़पते हुए फर्श पर ढेर हो गया। रणविजय ने तुरंत अपनी पट्टी बंधी हथेली से सुमित्रा जी की पल्स चेक की। वे सुरक्षित थी, उनकी सांसें चल रही थी। वे सिर्फ कमजोरी की वजह से बेहोश हो चुकी थी। रणविजय ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसने सुमित्रा जी को व्हील चेयर से अपनी मजबूत बाहों में उठाया और कैबिन से बाहर कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। उधर नीचे कार के भीतर बैठी मन्नत का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। गोदाम के भीतर से आ रही गोलियों और चीखों की आवाज़ें उसे अंदर तक डरा रही थी। वह अपनी कार की खिड़की का शीशा नीचे करके लगातार मुख्य द्वार की तरफ देख रही थी। उसके पैर की पायल और उसकी कमर की वेस्ट चैन की हल्की सी खनक उसकी घबराहट को और बढ़ा रही थी। तभी गोदाम के मेन एड्रेस से रणविजय बाहर निकला। वह सुमित्रा जी को अपनी बाहों में सुरक्षित उठाए हुए था। चांद की ठंडी सफ़ेद रोशनी उसके खून से सने सूट और उसकी पट्टी पर पड़ रही थी, जिससे वह साक्षात एक खौफनाक रक्षक की तरह लग रहा था। माँ, मेरी माँ! मन्नत कार का दरवाजा खोलकर झटके से बाहर निकली। उसके पैर की पायल की तेज रुनझुन आवाज़ पूरे कंपाउंड में गूंज उठी। वह रणविजय की तरफ भागी। रणविजय ने सुमित्रा जी को कार की पिछली सीट पर बेहद सावधानी से लिटाया, जहां रुद्र ने तुरंत मेडिकल किट ओपन कर दी। मन्नत अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसके चेहरे को चूमने लगी। माँ, आप ठीक हो ना माँ? देखिए, आपकी मन्नत आपके पास है। सुमित्रा जी ने बेहद कमजोरी के साथ अपनी आंखें खोली और मन्नत का रोता हुआ चेहरा देखा। फिर उन्होंने अपनी नजरें रणविजय की तरफ घुमाई, जो कार के बाहर
खड़ा हाँफ रहा था। सुमित्रा जी के कमजोर होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान उभरी। मन्नत, देख, मैंने कहा था ना, तेरा पति भगवान है। उसने आज फिर मेरी जान बचाई। सुमित्रा जी की आवाज़ लड़खड़ाकर बंद हो गई और वे दोबारा गहरी नींद में चली गई। मन्नत ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और फिर कार से बाहर कदम रखा। वह रणविजय के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। रणविजय का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों का वह हिंसक तूफान मन्नत को देखते ही पल भर में थम गया था। मन्नत ने उसकी उस घायल हथेली की तरफ देखा जिससे खून लगातार टपक रहा था। मन्नत का सारा रजिस्टेंस, उसकी सारी मूक बगावत और उसकी नफरत आज रात इस आलीशान कंपाउंड के भीतर पूरी तरह से टूट कर बिखर चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि रणविजय का यह पजेसिवनेस कोई टॉर्चर नहीं था। वह एक ऐसा जुनूनी और मुकम्मल प्यार था जिसके साये में वह दुनिया की सबसे सुरक्षित औरत थी। मन्नत ने आगे बढ़कर रणविजय के चौड़े सीने पर अपना सिर टिका दिया। उसके दोनों हाथ रणविजय की कमर के पीछे कस गए। मन्नत की इस अचानक हुई हरकत ने रणविजय का पूरा शरीर पल भर के लिए स्टिल हो गया। उसकी आंखों का वह डार्क ऑब्सेशन पल भर में एक बेहद गहरे और प्योर लव मोमेंट में बदल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रणविजय। मन्नत की आवाज़ रणविजय की शर्ट के फैब्रिक के भीतर घुट कर निकली। उसकी आंखों के आंसू रणविजय के सीने को भिगो रहे थे। तुमने मेरी माँ को बचा लिया। तुमने मुझे पूरी तरह से जीत लिया है रणविजय। मेरी यह नफरत आज हार चुकी है। रणविजय के होठों पर एक बेहद खूबसूरत मदहोश कर देने वाली भारी मुस्कान आ गई। उसने अपनी मजबूत बाहें मन्नत की पतली कमर पर कस दी, जहां कपड़ों के नीचे बंधी हुआ बेस्ट चैन की खनक उनके इस मुकम्मल मिलन का ऐलान कर रही थी। उसने मन्नत को अपनी बाहों में भींच लिया, मानो वह इस दुनिया की सबसे कीमती और नायाब जंग जीत चुका हो। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।